एक बहुत बेसिक टॉपिक है, एक पर्टिकुलर चैप्टर है, पर एक बेसिक टॉपिक कह सकते हैं। कॉस्ट शीट बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब पूरी कॉस्टिंग में यूज होने वाला कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो कॉस्ट शीट की अगर अपन बात करें तो जैसे नेम पे थोड़ा सा फील करें तो कॉस्ट शीट, तो कॉस्ट शीट क्या होता है? कॉस्ट की शीट को कॉस्ट शीट बोलते हैं। यही हुआ और क्या। जब अपन कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं तो कॉस्ट कैलकुलेशन के लिए अपन जो स्टेटमेंट बनाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉस्ट शीट बोलते हैं। समझ गए? तो कॉस्टिंग में जनरली कॉस्ट कैलकुलेशन के लिए या प्रॉफिट कैलकुलेशन के लिए या सेलिंग प्राइस कैलकुलेशन के लिए एक स्टेटमेंट हम लोग यूज करते हैं। उस स्टेटमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉस्ट शीट बोलते हैं। समझ में आया? लिखो, कॉस्ट शीट इज अ स्टेटमेंट cost sheet is a statement which is used cost sheet is a statement which is used for calculation of cost sheet is a statement which is used for calculation of costs, profit and selling price. Which is used for calculation of cost, profit and selling price. ठीक है, अभी अपन लोग सबसे पहले यहाँ पे दो चीजें देखेंगे। एक कॉस्ट शीट का फॉर्मेट इन द एब्सेंस ऑफ इन्वेंट्री, जब अपने पास इन्वेंट्री नहीं हो। वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री। रॉ मटेरियल का स्टॉक होता है, एक होता है फिनिश्ड गुड्स का और एक होता है WIP का। तो अपन बात कर रहे हैं कि फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट इन द एब्सेंस ऑफ इन्वेंट्रीज, और एक बात करेंगे फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट इन द प्रेजेंस ऑफ इन्वेंट्री। समझ में आया? तो फर्स्ट लिखो, फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट in the absence of inventories. Format of cost sheet format of cost sheet in the absence of inventories. ठीक है, इधर देखो, बाद में लिखना। स्टेटमेंट है, ये हो गया तुम्हारा पर्टिकुलर और अमाउंट। अपन ने बोला था कि डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस का जो सम होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। तो इस कॉस्ट शीट में हम लोग क्या लिखते हैं? सबसे पहले हम लोग लिखते हैं डायरेक्ट मटेरियल, जो भी डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम किया है, फिर डायरेक्ट लेबर, और उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंस। एक नाम और बताया था मैंने डायरेक्ट एक्सपेंस का, चार्जेबल एक्सपेंस। इन सबको मिला के हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट का क्या बोलते हैं? प्राइम कॉस्ट। देखो, ये पर्टिकुलर एक यूनिट के लिए हो सकती है, या ये पर्टिकुलर एक जॉब के लिए कॉस्ट शीट हो सकती है, या हो सकता है 5,000 यूनिट, 10,000 यूनिट के लिए, 15,000 यूनिट के लिए हो। तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, ये सब मिला के जो आता है इसको बोलते हैं हम लोग प्राइम कॉस्ट। अब अपने को अब इसके अंदर और क्या ऐड करना होता है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस, जिसको अपन क्या बोलते हैं? ओवरहेड्स बोलते हैं। डायरेक्ट कॉस्ट तो आ गई, अब इसके अंदर इनडायरेक्ट कॉस्ट ऐड करनी है, और इनडायरेक्ट कॉस्ट को अपन क्या बोलते हैं? ओवरहेड्स बोलते हैं। अब इनडायरेक्ट में क्या होता है? फैक्ट्री ओवरहेड होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स होते हैं, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड होते हैं। ये होता है। अब मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, नो डाउट नाम से ही पता चलता है कि वो प्रोडक्शन से रिलेटेड है। सेलिंग एक्सपेंस नाम से पता चलता है कि वो सेल से रिलेटेड है। अब एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड नाम से पता नहीं चलता है। तो या तो क्वेश्चन स्पेसिफाई करता है कि वो रिलेटेड टू प्रोडक्शन है या जनरल है। कुछ नहीं बोला है तो आप जनरल मान सकते हो।
अगर आप कुछ नहीं बोला है तो आप प्रोडक्शन बेस भी मान सकते हो। तो ये डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, ये सब ऐड करके क्या आया, प्राइम कॉस्ट। आप समझ रहे हो, ये पर्टिकुलर एक यूनिट के लिए हो सकती है, पर्टिकुलर एक जॉब के लिए हो सकती है, अब एक पीरियड के लिए हो सकती है। अब मान लो एक महीने में 10,000 यूनिट बनाई, तो ये कॉस्ट शीट किसके लिए हो रही है, एक महीने के लिए हो सकती है। तो एक यूनिट, एक जॉब, एक पीरियड के लिए ये कॉस्ट शीट हम लोग बना सकते हैं। तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, क्या बोला अपन ने इसको, प्राइम कॉस्ट। प्लस अब मुझे 1 by 1 क्या करना है, ओवरहेड्स ऐड करने हैं। तो प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स, क्या क्या बने, प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स के और भी नाम अपन यूज कर सकते हैं। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स में अगर अपन बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड हो गया या वर्क्स ओवरहेड हो गया। तो फैक्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग या वर्क्स ओवरहेड, खींचो यहां तक, खींचो एक बार। हो गया। तो कॉस्टिंग में अपन डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस को जब ऐड करते हैं तो प्राइम कॉस्ट आता है। प्राइम कॉस्ट में अगर आप मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स हो रहे हैं, समझ गए, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, फैक्ट्री के जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, फैक्ट्री का रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, फैक्ट्री डेप्रिसिएशन, पावर, फ्यूल, वो सब आ गया। तो इसको अपन ने क्या बोलते हैं, फैक्ट्री कॉस्ट। इसके बाद क्या होता है कि हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, क्वालिटी कंट्रोल एक्सपेंस करते हैं। क्या होता है क्वालिटी कंट्रोल एक्सपेंस, जैसे अपन ने सुपरवाइजर अपॉइंट कर रखा है, उसका क्या काम होता है, जो भी यूनिट बनती है वो पहले उसको क्या करता है, इंस्पेक्ट करता है। अगर वो स्टैंडर्ड है, सही क्वालिटी की है, तो वो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो जाती है। और अगर वो सब स्टैंडर्ड है तो वो वापस क्या होती है, रेक्टिफाई होती है। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट। तो इसके बाद क्या होता है, तीन चार कुछ ऐसे एक्सपेंस होते हैं, जैसे क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट होता है, सुन रहे हो, एक होता है रिसर्च, हम लोग रिसर्च करते हैं जो प्रोडक्शन से रिलेटेड होती है। बताओ क्या समझते हो रिसर्च रिलेटेड टू प्रोडक्शन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के कुछ एक्सपेंस प्रोडक्शन से रिलेटेड होते हैं, जैसे कैसे प्रोडक्ट की क्वालिटी को हम लोग इम्प्रूव करें, या कैसे प्रोडक्ट की जो यूटिलिटी है वो हम लोग क्या करें, इंक्रीज करें। तो कुछ रिसर्च हम लोग करते हैं प्रोडक्ट की कॉस्ट को कम करने के लिए, या प्रोडक्ट की जो कंज्यूमर्स है उनको बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ रिसर्च एक्सपेंस करते हैं। तो क्वालिटी कंट्रोल एक्सपेंस होता है। कुछ एक्सपेंस किसका होता है, रिसर्च का होता है। इसी तरह से कुछ प्राइमरी पैकिंग्स होती है। क्या होती है प्राइमरी पैकिंग्स, जैसे मान लो सीमेंट से, सीमेंट, तो सीमेंट को किस में पैक करते हो, सीमेंट खुला बिकता है। तो नाम सुना है या पहली बार सुन रहे हो, नाम सुना है, सीमेंट का नाम सुना है, अच्छा वेरी गुड। कैसे सेल होता है मार्केट में, कट्टा, तो बोलते शर्म आ रही है, बैग बोल दो ना, सीमेंट के बैग होते हैं ना। अब वो सीमेंट जब बनता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, प्राइमरी उसको पैक करते हैं किसमें, बैग में। तो उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी पैकिंग। क्या बोलते हैं,
प्राइमरी पैकिंग, तो जिस पैकिंग में वो प्रोडक्ट सेल होता है उसकी पैकिंग क्या होती है, प्राइमरी पैकिंग होती है, वो एक्सपेंस होता है। फिर कुछ एक्सपेंस क्या होता है, रिलेटेड टू प्रोडक्शन होता है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस रिलेटेड टू प्रोडक्शन है। तो फैक्ट्री कॉस्ट में कुछ स्पेसिफिक एक्सपेंस हम लोग क्या करते हैं और ऐड करते हैं, जिसमें हम लोग बात करते हैं पहला तो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, कौन से, रिलेटेड टू प्रोडक्शन। फिर हम लोग ऐड करते हैं यहाँ पे क्या, क्वालिटी कंट्रोल एक्सपेंस। और क्या ऐड करते हैं, रिसर्च एक्सपेंसेस। लिखो लिखो लिखो, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन, क्वालिटी कंट्रोल एक्सपेंस, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। प्लस कौन सी पैकिंग, हाँ प्राइमरी। एक होता है ना कि अट्रैक्टिव बनाने के लिए पैकिंग किया, तो वो तो फिर सेलिंग एक्सपेंस हो गए अपने। किसी प्रोडक्ट को अट्रैक्टिव बनाने के लिए कोई पैकिंग कर रहे हो, तो वो फिर क्या हो गया, एक सेलिंग एक्सपेंस में आता है फिर। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट के बाद में क्या लिखोगे, प्राइमरी पैकिंग। ये सब ऐड करके जो आता है उसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और प्राइमरी पैकिंग। अब मैं आपको बोलूँ ना, तो ये तुमको 1000 क्वेश्चन में से किसी एक क्वेश्चन में मिलेगा। मतलब बहुत फ्रिक्वेंटली ये चीजें अपने को नहीं गिवन होती है प्रैक्टिकली अगर अपन बात करें। तो क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट या रिसर्च एक्सपेंस या प्राइमरी पैकिंग, ये जनरली अपने को क्वेश्चन में नहीं मिलते। अपने को हाँ एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन मिल सकता है, पर जनरली ये चीजें अपने को क्वेश्चन में नहीं मिलती है। ये क्या हो गया अपना, प्रोडक्शन कॉस्ट। बोलो। कंटिन्यू करो स्टेटमेंट। प्लस क्या लिखा, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। ये सब ऐड करके जो आता है उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ सेल। कॉस्ट ऑफ सेल में प्रॉफिट ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, सेल। अगर इसको इग्नोर करें, क्यों इग्नोर करें, बहुत रेयर केस में दिखता है। तो इसको इग्नोर करके अगर अपन कॉस्ट शीट का फॉर्मेट देखें तो क्या दिखता है बताओ। अगर इन तीनों को अपन लोग क्या करें,
इग्नोर करें। क्यों इग्नोर करें? बहुत रेयर केस में होते हैं। तो एक जनरल फॉर्मेट ये निकलता है, इसको अगर मैं यहां से क्या करूं, इग्नोर कर दूं। चलो अपन ने इसको इग्नोर कर दिया। तो अब ये जनरल फॉर्मेट क्या हो गया? अब ये जनरल फॉर्मेट ऐसा हो गया, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस। क्या हो गया? प्राइम कॉस्ट। ये तो हो गए डायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, अब अपने को ओवरहेड चार्ज करना है, तो ओवरहेड भी सिस्टमेटिक चार्ज होता है। तो इसमें जब आप प्रोडक्शन ओवरहेड ऐड करोगे तो इसको हम लोग बोलते हैं यहां पे फैक्ट्री कॉस्ट। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऐड करोगे तो उसको हम लोग बोलेंगे प्रोडक्शन कॉस्ट। और फिर उसमें जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ऐड करेंगे तो उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ सेल। फिर प्रॉफिट ऐड करोगे तो क्या होगा? सेल आएगा। मतलब यहां पे एक होता है प्राइम कॉस्ट, ठीक है, एक होता है फैक्ट्री कॉस्ट, एक होता है तुम्हारा प्रोडक्शन कॉस्ट, एक होता है कॉस्ट ऑफ सेल, और फिर लास्ट में जाके क्या होता है? सेल होता है। तो आप मुझे बताओ प्राइम कॉस्ट क्या है? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, इस सब के सम को क्या बोलते हैं? प्राइम कॉस्ट। मैं प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करूंगा तो फैक्ट्री कॉस्ट आती है। फिर उस फैक्ट्री कॉस्ट में एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऐड करते हैं तो प्रोडक्शन कॉस्ट आता है। फिर उस प्रोडक्शन कॉस्ट में क्या ऐड करोगे? जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ऐड करेंगे तो ये आएगा कॉस्ट ऑफ सेल, और फिर आएगा सेल। तो ये एक बेसिक कॉस्ट शीट का फॉर्मेट है जो पूरी कॉस्टिंग में अपने को बनाना पड़ेगा। तो जितना जल्दी तुमको ये समझ में आ जाए, लर्न हो जाए, उतना बेटर है। तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, ये सब मिला के क्या हो गया? प्राइम कॉस्ट। फिर प्राइम कॉस्ट में क्या करना है? प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करोगे तो फैक्ट्री कॉस्ट। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन, तो वो आएगा फिर तुम्हारा प्रोडक्शन कॉस्ट। फिर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, जनरल अपना सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस ऐड करोगे तो आएगा कॉस्ट ऑफ सेल, और कॉस्ट ऑफ सेल में प्रॉफिट ऐड करोगे तो सेल आ जाएगा। समझ में आया? तो ये दो तीन चीजें बहुत एक्सेप्शनल हैं, नॉर्मली बहुत रेयरली अपने को किसी क्वेश्चन मिलेगी, पर ठीक है, वो इंस्टीट्यूट के कॉस्ट शीट के फॉर्मेट में है ये चीजें, तो कभी दे दे तो अपने को पता चलना चाहिए कि अपने को जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट है, या अपने को जो क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट है, या जो प्राइमरी अपना जो पैकिंग मटेरियल होता है, ये सब फैक्ट्री कॉस्ट के बाद अपन जो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन उसके साथ में क्या करते हैं? ऐड करते हैं। समझ में आया? बोलो। डाउट? मतलब तीनों ओवरहेड्स का अलग अलग तरीका होता है। फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करने के बाद फैक्ट्री कॉस्ट आती है, और एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऐड करने के बाद प्रोडक्शन प्रोडक्शन कॉस्ट आता है, और जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव और सेलिंग ओवरहेड ऐड करने के बाद कॉस्ट ऑफ सेल आता है। अच्छा मुझे बताओ कि अगर मेरा एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन ना हो तो क्या होगा? जो फैक्ट्री कॉस्ट आ रही वही क्या होगा? प्रोडक्शन कॉस्ट होगा। तो मेरा फैक्ट्री कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट उस केस में क्या होगा? सेम होगा। आया समझ में? बोलो। चलो नेक्स्ट अपन बात करते हैं। हो गया है? लिख लिया पूरा? फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट in the presence of inventory. Format of cost sheet in the presence of inventories. अपने पास इन्वेंट्रीज मतलब स्टॉक की बात करें तो तीन तरह का स्टॉक होता है, एक रॉ मटेरियल, एक WIP और एक फिनिश गुड्स। इनका भी
ओपनिंग क्लोजिंग। तो अपन क्या देखना चाह रहे हैं कि रॉ मटेरियल का ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक का कॉस्ट शीट में क्या ट्रीटमेंट है, WIP का ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक का कॉस्ट शीट में क्या ट्रीटमेंट है, और फिनिश्ड गुड्स का ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक है तो उसका कॉस्ट शीट में क्या ट्रीटमेंट है। मतलब अपने को इनको कॉस्ट शीट में इंसर्ट करना है, जो कॉस्ट शीट अभी बनाई ना अपन ने, इनको अपन को उस कॉस्ट शीट में क्या करना है, इंसर्ट करना है। तो देखो रॉ मटेरियल और फिनिश्ड गुड्स का ठीक है, नॉर्मल है, समझाऊंगा, समझ में आ जाएगा। पर WIP के ओपनिंग क्लोजिंग का ट्रीटमेंट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, शायद समझ में आ जाए शायद नहीं आए, है ना। तो रॉ मटेरियल का तो कोई इशू नहीं है। अगर आपको बोला जाए कि रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक 100 रुपीज है, फिर तुमने परचेज किया 900 का, तो तुम्हारे पास अवेलेबल कितना हो गया, 1000। इसमें से अभी भी तुम्हारे पास 200 है, इसका मतलब आपने कंज्यूम कितना किया, 800। और अपन बचपन से ये पढ़ रहे हैं कि हमारा परचेज एक्सपेंस नहीं होता है, जितना हम कंज्यूम करते हैं वो हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है। तो अगर रॉ मटेरियल का ओपनिंग या क्लोजिंग दिया है तो उसका यूज करते हैं हम लोग डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम निकालने में। तो ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग करोगे तो वो डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, कहाँ गया, कॉस्ट शीट थी ना, हटा दी गया। तो जो कॉस्ट शीट में सबसे पहले अपन क्या लिखते हैं, डायरेक्ट मटेरियल, तो हो जाता है डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। क्या क्या आएगा उसके अंदर, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, वो लिखते हैं डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम। समझ गए। तो रॉ मटेरियल का ओपनिंग क्लोजिंग ट्रीटमेंट अपने को समझ में आ गया कि कहीं भी अगर किसी क्वेश्चन में रॉ मटेरियल का ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है तो उसका यूज डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड निकालने में हम लोग करेंगे, समझे। तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग रॉ मटेरियल स्टॉक करोगे तो कंजम्पशन आ जाएगा, ठीक है। अब क्या होता है, सबसे बड़ा इश्यू आता है WIP का, वर्क इन प्रोग्रेस का। किसका, तो सबसे पहले तो वर्क इन प्रोग्रेस समझो, ऐसा टर्म पहले भी यूज किया हुआ है, सुना होगा। अगर फाउंडेशन में इन्वेंट्री पढ़ा हो, छोड़ के गए हो तो बात अलग है। हैं तो अच्छा, वेरी गुड। इन्वेंट्री पे इतनी मेहरबानी कैसे अपनी। कंसाइनमेंट क्यों नहीं पढ़ा, कंसाइनमेंट तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अरे क्या बात कर रहे हो, कैसे टाइम नहीं होता है। तो इन्वेंट्री में अपन ने बात किया, तुम एक तो क्या नंबर ऑफ लेक्चर्स देख के डर जाते हो, 37 लेक्चर है कैसे पढ़ेंगे। तो वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है, चलो बताओ। वर्क इन प्रोग्रेस, कोई बिल्डिंग है और उसका कंस्ट्रक्शन अभी भी चल रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। तो जनरली इन्वेंट्री इज वैल्यूड ईयर एंड पे होती है ना, कोई भी इन्वेंट्री क्या होती है, जो एट द एंड ऑफ द ईयर है वो इन्वेंट्री आपके पास ना। तो अगर जैसे एग्जांपल दिया कि भाई कोई बिल्डिंग बना रहे हो और ईयर एंड पे वो पूरी नहीं बनी तो अपन बोलते हैं कि वो वर्क इन प्रोग्रेस है। इसी तरह से फिनिश गुड्स में अपन बोलते हैं कि ईयर एंड पे कोई भी ऐसा फिनिश गुड जो पूरा नहीं बना तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस बोलते हैं। बोलो। अभी एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं ना, छोटा सा एग्जांपल, शायद समझ में आ जाए, नहीं आए तो कोई बात नहीं, ऐसा होता है, फॉर्मेट में लिख देंगे अपन लोग। जैसे मान लेते हैं देखो मेरे पास दोनों ऑप्शन है, कुछ नहीं करना है मेरे को, फॉर्मेट में बताना है कि यहाँ ओपनिंग क्लोजिंग WIP लिखते हैं। एक तो तरीका ये होता है कि भाई यहाँ ओपनिंग क्लोजिंग WIP आता है, और एक तरीका होता है कि भाई क्यों आता है। देखो फॉर्मेट का कोई इशू थोड़ा ना है, देखो तुम्हारे सामने फॉर्मेट बनाता हूँ। दो तरह की पढ़ाई होती है, एक तो ज्यादा लोड नहीं, सर बता दो कहाँ क्या क्या लिखना है, तो क्यों परेशान हो रहे हो और कर रहे हो। और एक होता है कि भाई नहीं, अपने को पता होना चाहिए कि भाई हाँ क्यों कोई चीज आ रही है। तो देखो बिना लोड की पढ़ाई कैसी होती है, सबसे पहले यहाँ क्या लिखोगे, डायरेक्ट मटेरियल
कंज्यूम्ड, तो वही ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, रॉ मटेरियल का स्टॉक है ये, है ना, दिख रहा है। ठीक है, फिर क्या करोगे बताओ। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम हो गया, अब बताओ अब क्या करना है। प्लस डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल हो गया, डायरेक्ट लेबर हो गया, फिर बताओ। डायरेक्ट एक्सपेंस जो प्रोडक्शन से रिलेटेड है, क्या बोलोगे। इसको बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। फिर प्लस फैक्ट्री ओवरहेड, ठीक है, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है, ये अपना ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट हो गया, चल जाएगा या इसको करना पड़ेगा बार बार। ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट हो गया, ठीक है, अब इसमें क्या होता है, ऐड ओपनिंग WIP और लेस क्लोजिंग WIP, इसको बोलते हैं फैक्ट्री कॉस्ट। ये था ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। अब ये जो आ रहा है इसको बोलो चाहे तो नेट फैक्ट्री कॉस्ट बोलो चाहे फैक्ट्री कॉस्ट बोलो, एक ही बात है। अब इसके अंदर क्या होता है, वो एक्सपेंस ऐड हो जाते हैं, कौन से वाले, प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन, ठीक है, प्लस वही क्या, रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्लस क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट प्लस प्राइमरी पैकिंग, ठीक है। ये जैसे ही ऐड करोगे इसको बोलते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट। पूरा लिखूं तो इसको बोलेंगे प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस। क्या बोला अपन ने इसको, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस। अब इसमें क्या होता है, ऐड ओपनिंग फिनिश गुड्स स्टॉक लेस क्लोजिंग फिनिश गुड्स, इसको बोलते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, COGS। ठीक है, अब इसके अंदर आपको ऐड करना है क्या, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो ये ऐड होते ही क्या होगा, कॉस्ट ऑफ सेल, और कॉस्ट ऑफ सेल में प्रॉफिट ऐड करोगे तो सेल आ जाए। तो इन्वेंट्री का क्या इफेक्ट हुआ वो देखो, फॉर्मेट वही है, चेंज हुआ है, फॉर्मेट वही है, बस इन्वेंट्री इंसर्ट होगी रॉ मटेरियल WIP और फिनिश गुड्स की। तो अगर अपन इन्वेंट्री का इफेक्ट की बात करें तो देखो रॉ मटेरियल का इन्वेंट्री इफेक्ट तो यहां पे आ रहा है। अगर आपकी फैक्ट्री में कोई वर्क इन प्रोग्रेस है, मतलब ऐसा फिनिश गुड्स जो अभी तक पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, तो उसका इफेक्ट यहां पे आ रहा है, ये वाला। और फिनिश गुड्स स्टॉक का जो इफेक्ट आ रहा है वो यहां पे आ रहा है। अब देखो, बिना बिना लोड के जाना है तो ठीक है, फॉर्मेट फॉर्मेट है, हो गया। और एक होता है कि भाई क्यों ऐड किया क्यों लेस किया, उस लॉजिक को जानने की इच्छा हो
तो लॉजिक पे जा सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं, हो गया फॉर्मेट। क्या फॉर्मेट है? अगर इन्वेंट्री नहीं है तो जैसा पहले फॉर्मेट बनाया वो बनाना है, और इन्वेंट्री है तो ये फॉर्मेट बनाना है। तो पहले जो फॉर्मेट बनाया और अभी जो फॉर्मेट बनाया उसमें फर्क क्या है? बस ये 3 इन्वेंट्रीज यहाँ पे मैंने क्या किया, इंसर्ट कर दिया, ये बाकी तो है वो का वही है। तो WIP एडजस्ट करने के पहले ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट था, WIP एडजस्ट करने के बाद फैक्ट्री कॉस्ट हो गया, और फिनिश गुड्स एडजस्ट करने से पहले क्या है, प्रोडक्शन कॉस्ट है, और फिनिश गुड्स का स्टॉक एडजस्ट करने के बाद वही क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो गया। बोलो, देखो इसमें लॉजिकली कोई इशू नहीं आता है, ये समझ में आ जाता है। इसमें भी लॉजिकली कोई इशू नहीं आएगा, ये भी आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट होता है ये वाला पार्ट। तो अगर समझने की इच्छा हो तो मैं कोशिश करूं, नहीं तो कोई बात नहीं, लिखना है। बोलो, चॉइस इज योर्स। समझने की इच्छा हो तो कोशिश करते हैं, नहीं तो भाई ठीक है, फॉर्मेट तो फॉर्मेट ही है, उसमें तो कुछ होगा भी नहीं। क्या करूं, कोशिश करें, 2-5 मिनट कोशिश करते हैं, समझ में आ जाए तो बढ़िया। समझ में आने से क्या होगा, थोड़ा लंबे टाइम तक याद रहेगा, नहीं तो है जो है ही है, फिर वो तो कोशिश कर लेते हैं। WIP का जो एडजस्टमेंट अपन देते हैं ना, देखो जैसे मान लो अपनी एक शर्ट मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है। किसकी? शर्ट। थोड़ा सा इन्वॉल्व रहना, अटेंटिव रहना, फोकस रहना ना। अपनी फैक्ट्री में 10 आवर्स वर्किंग होता है, 10 घंटे की वर्किंग होती है, ठीक है। और इंफॉर्मेशन जो एक शर्ट की अवेलेबल है, मटेरियल लगता है 2 मीटर, 2 मीटर कपड़ा, लेबर को लगते हैं 4 आवर्स, ठीक है। मान लेते हैं अदर एक्सपेंस कुछ नहीं होता है, जस्ट फॉर एग्जांपल अदर एक्सपेंस कुछ नहीं हो रहा है। मटेरियल कितना लगता है, 2 मीटर, और 100 रुपये पर मीटर मटेरियल का क्या है, कॉस्ट है। लेबर कितना है, 4 आवर्स, और वर्कर को आर्ली 100 रुपीज देते हैं। इसका मतलब एक शर्ट की कॉस्ट की बात करूं तो कितना हो गया, 600। जब वो एक शर्ट कंप्लीट हो जाता है तो उसकी एक शर्ट को मैन्युफैक्चरिंग करने की कॉस्ट कितनी है, 600। सही है क्या? 200 रुपए का तो कपड़ा, 400 रुपए का लेबर, 600 रुपए हो गया, ठीक है। आगे चले। अब क्या होता है कि अपनी फैक्ट्री में ऐसा, ये स्टिचिंग एरिया है जहां पे हमने क्या कर रखा है, 4 स्टिचिंग मशीन लगा रखी है जो 4 वर्कर ऑपरेट करते हैं। और ये अपना यहाँ पे क्या है, रॉ मटेरियल, जहाँ पे कपड़ा पड़ा पड़ा रहता है, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, मॉर्निंग में जैसे 10 घंटे की शिफ्ट है ना, तो मॉर्निंग 8 AM से अपना प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। लंच ब्रेक वगैरह कुछ नहीं देते हैं, वर्कर को बोलते हैं खा के आओ और घर जाके खाओ, लंच ब्रेक टी ब्रेक कुछ नहीं है। तो 8 AM स्टार्ट होता है, खत्म कब होगा बताओ? 6 PM फैक्ट्री बंद होती है, वर्कर जाता है, ठीक है। कोशिश कर रहे हैं समझने की, आ जाए तो बढ़िया, नहीं तो कोई बात नहीं, होता है। अब 8 बजे सुबह क्या होता है, 4 वर्कर आते हैं, और चारों ने क्या किया, 2-2 मीटर कपड़ा इशू करवा लिया। तो आप मुझे बताओ 4 बजे कितना कपड़ा इशू हुआ, 8 मीटर। हाँ, कहां से 8 मीटर? एक वर्कर 2 मीटर कपड़ा, एक शर्ट बनाना है तो एक शर्ट का कपड़ा उठा के ले आते हैं वो लोग, इशू करवा लेते हैं 2-2 मीटर। फिर क्या होता है, अगले 4 घंटे कितनी बजे तक बताओ, 12 नून, क्या होता है 12 नून तक? 4 घंटे हो जाते हैं, वेरी गुड। फिर क्या होता है 4 घंटे में, 4 शर्ट बनाते हैं। ये मेरा फिनिश गुड्स वेयर हाउस है, इसके अंदर 4 शर्ट बन के आ जाते हैं। अब ये 4 शर्ट फिनिश्ड है या इन प्रोग्रेस है? फिनिश्ड है। फिर 12 बजे क्या करते हैं बताओ, ये वर्कर वापस जाते हैं, फिर 2-2 मीटर कपड़ा और इशू करवा लेते हैं। अब बताओ कितना इशू हुआ, 8 मीटर, 8 मीटर इशू हो गया।
फिर अगले 4 घंटे में, मतलब कितने बजे तक, 4 PM तक, ये 4 घंटे में 4 शर्ट और बना देते हैं, तो ये 4 शर्ट और आ गए। अब बताओ टोटल कितने शर्ट हो गए, 8 शर्ट हो गए। अब 4 बजे, 6 बजे शिफ्ट ओवर होती, 2 घंटे और बाकी हैं। तुम्हारी तरह तो है नहीं, अब कल से चालू करेंगे, नया काम है, अभी तो बीच में रह जाएगा। क्या लगता है 4 बजे क्या करने वाले अभी? ये तीसरी बार यहां से 2-2 मीटर कपड़ा और इशू करा लेंगे। कितना मीटर हुआ? 8 मीटर। ठीक है, 2-2 मीटर कपड़ा चाहिए, इशू करा के ले गए। अब अगले 2 घंटे में, 2 आवर्स में इन्होंने क्या क्या कटिंग कर ली। कटिंग बोले तो फ्रंट बैक, स्लीव्स, कॉलर वॉलर, ये सब कटिंग कर लिया। स्टिचिंग का काम रह गया। 6 बजे भोपू बज गया। भोपू बज गया बोले तो दिनस मजदूर मस्त, 6 बजी और काम खत्म। अब क्या हुआ पता है, ये जो इनकी टेबल्स है ना यहाँ पे, इन टेबल पे 4 शर्ट कटे हुए पड़े हुए, स्टिचिंग नहीं हुई है। तो एट द एंड ऑफ द डे, शाम को 6 बजे अपन क्या बोलेंगे, फिनिश गुड्स कितना है? 8। और वर्क इन प्रोग्रेस कितना है? 4। 4 शर्ट्स आर वर्क इन प्रोग्रेस, बोले तो इनकम्प्लीट है। बता सकते हो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? क्या मटेरियल अपन ने उनको कम दिया, या मटेरियल तो पूरा इश्यू हो गया था? मटेरियल तो पूरा ऑप्शन है। किस पॉइंट ऑफ व्यू से ये इनकम्प्लीट है? लेबर 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 पॉइंट ऑफ व्यू से इनकम्प्लीट है, क्योंकि 4 घंटे में से 2 घंटे तो लेबर लग गया। बोलो यार। और 2 घंटे का भी लेबर बाकी है, मतलब लेबर पॉइंट ऑफ व्यू से 50% कंप्लीट है। देखो, वर्क इन प्रोग्रेस एक ऐसा पॉइंट है ना जो हर जगह काम आता है, मैं बार बार नहीं एक्सप्लेन करूंगा। तो वर्क इन प्रोग्रेस मतलब क्या होता है? ऐसा कोई भी प्रोडक्ट जो अभी भी क्या है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, जो किसी न किसी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, इनकम्प्लीट है। वो हो सकता है मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से इनकम्प्लीट है, हो सकता है लेबर पॉइंट ऑफ व्यू से इनकम्प्लीट हो। बट जनरली कोई भी वर्क इन प्रोग्रेस मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से इनकम्प्लीट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि मटेरियल अपन बिगनिंग में इशू कर देते हैं। मटेरियल अपन क्या करते हैं, बिगनिंग में इशू कर देते हैं। तो कोई भी वर्क इन प्रोग्रेस अगर इनकम्प्लीट होगा तो या तो लेबर पॉइंट ऑफ व्यू से होगा या किसी और पर्पज से हो सकता है, लेकिन मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से कभी भी कोई भी वर्क इन प्रोग्रेस इनकम्प्लीट जनरली नहीं होता है। बोलो। अब जिसकी अक्ल काम कर रही वो बताओ, अगर मैं कॉस्ट शीट बनाऊं, ठीक है, अच्छा सुनो, 8 शर्ट बने। अब शाम को 6 बजे ही कोई आ गया कि यार 8 शर्ट बेचने हैं। कोई आ गया, सेलर आ गया, बायर आ गया, अपने को बेचना है। और मैं अपनी कॉस्ट में 20% प्रॉफिट ऐड करके सेल करता हूं, मुझे सेलिंग प्राइस निकालनी है। तो सबसे पहले तो मुझे बताओ, मैं कॉस्ट शीट बना रहा हूं, कब की? 1 दिन की। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड बताओ, कितना मटेरियल कपड़ा इशू हुआ है वो बताओ। 8, 8 और 8 कितना? तो मटेरियल इशू हुआ 24 मीटर इंटू 2400। कोई बता सकता है कि ये 2400 रुपए का मटेरियल क्या सारा फिनिश गुड्स पे लगा है, कुछ वर्क इन प्रोग्रेस पे ही लगा है? कुछ वर्क इन प्रोग्रेस पे भी लगा है ना? तो ठीक है, अपने बहुत छोटा सा एग्जांपल है तो अपने को पता है इसमें से फिनिश गुड्स पे कितना लगा, 1600 रुपए का। क्या रे? और वर्क इन प्रोग्रेस पे 800। देखो, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तो सिर्फ एक वे वे ऑफ थिंकिंग दे सकता हूँ। मैं ऐसे सोचता हूँ, तुम भी ऐसे सोचो। बाकी तो तुमको कितना समझ में आता है, तुम्हारा कितना विजन काम करता है वो डिसाइड करेगा। अब बताओ मुझे, लेबर कॉस्ट, कितने घंटे काम हुआ? 10 घंटे। कितने वर्कर हैं? 4। आर्ली कितना है? 100। ऐसे भी देख सकते हो, एक वर्कर के एक दिन का 1000 रुपए सैलरी है, 4000। बोलो। अब मेरा प्राइम कॉस्ट हो गया कितना? 6400।
अब आप मुझे बताओ ये जो प्राइम कॉस्ट है वो कितने शर्ट का है? ये जो प्राइम कॉस्ट है ना, तुमको इतना समझ में आ रहा है कि इस मटेरियल के अंदर वो मटेरियल कॉस्ट भी एडेड है जो वर्क इन प्रोग्रेस पे लगी हुई है? क्या इसके अंदर वो लेबर कॉस्ट एडेड है जो वर्क इन प्रोग्रेस पे लगी है? ओके, मतलब ये जो प्राइम कॉस्ट है वो फिनिश गुड्स प्रोड्यूस और वर्क इन प्रोग्रेस की मिला के है। बोलो, आप मुझे ये बताओ ये 6400 जो प्राइम कॉस्ट है वो कितने शर्ट की है? 8 शर्ट तो फिनिश गुड्स और 4 शर्ट वर्क इन प्रोग्रेस। बोलो, लेकिन मैं जो सेलिंग प्राइस निकालूंगा वो तो उन्हीं प्रोडक्ट्स की निकालूंगा ना जो मैंने फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किए। बोलो क्या? जो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हुआ उसकी कॉस्ट निकालूंगा ना। जो इनकम्प्लीट है उसकी कॉस्ट तो तब निकलेगी जब वो क्या होगा, कंप्लीट होगा। तो मुझे इसमें से क्या करना पड़ेगा पता है? वर्क इन प्रोग्रेस पे जितना मैंने खर्चा किया, जो ऊपर क्या है एडिड है, क्या मटेरियल और लेबर कॉस्ट में कुछ एक्सपेंसेस वर्क इन प्रोग्रेस पे हुआ हुआ एडिड है क्या? एडिड है ना। पर मुझे तो कॉस्ट निकालनी है किसकी? जो यूनिट्स क्या हुई, प्रोड्यूस हुई है। जो यूनिट्स कंप्लीट हुई उसकी कॉस्ट निकालनी है। नहीं समझ पा रहे हो? अरे ढांडो, तुमको इतना ही समझ में नहीं आ रहा है रे नालायक को, कि इसके अंदर कुछ फिनिश गुड्स का कॉस्ट है, कुछ डब्ल्यू। अब मुझे फिनिश गुड्स का कॉस्ट निकालना है तो इसमें से डब्ल्यूआईपी का कॉस्ट क्या करूं? माइनस कर दो ना बस, और क्या करना है? आपको कहते हैं सर माइनस करना है तो पहले लेना ही नहीं चाहिए। अरे लेना क्यों नहीं है, खर्चा हुआ है, लेना तो पड़ेगा ना। अभी कोई मुझे बोलेगा मटेरियल कंज्यूम कितना हुआ, स्टोर डिपार्टमेंट वाले को पूछोगे तो वही कहेगा ना, क्या बोलेगा, 8-8 करके 3 बार मटेरियल 3 मीटर 3 बार कपड़ा इश्यू हुआ है, 8 मीटर 8 मीटर 8 करके। तो ये जो क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस है जिसकी कॉस्ट ऊपर क्या है एडेड है, हटा दो। कितनी एडेड है बताओ? ये जो 4 शर्ट वर्क इन प्रोग्रेस है इसमें मटेरियल कितना लगा हुआ है? 8 मीटर। बोलो यार। और लेबर कितना लगा? 2-2 घंटे, 4 वर्कर ने कितने घंटे? 8 घंटे। तो 800 रुपए का तो मटेरियल लगा हुआ है और 800 रुपए का लेबर लगा हुआ है। क्या वो इनके अंदर एडेड है? एडेड है, पर एक्चुअल में वो फिनिश गुड्स अभी तक बना नहीं। तो मैंने यहां से उसको 1600 क्या किया, माइनस कर दिया। क्यों माइनस किया? खर्चे में एडेड है पर प्रोडक्ट तो अभी तक बना ही नहीं, तो मैंने उसको हटा दिया तब तक के लिए जब तक कि वो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट नहीं होता है। तो मैंने माइनस कर दिया, 6400 माइनस 1600 शायद 4800। अब ये 4800 जो है ना, कैन वी से कि ये फिनिश गुड्स की प्रोडक्शन कॉस्ट है? नहीं। अब कितने शर्ट बने रहे? 8। तो ये 8 शर्ट की तो कॉस्ट है, और क्या है? एक शर्ट की कॉस्ट कितनी थी जिसको याद हो तो? 600। बोलो, आए तो बड़े, नहीं तो कोई नहीं यार, करते हैं ऐसा, फालतू लोड नहीं लेना। ठीक है। अभी कहानी खत्म नहीं हुई। अगले दिन क्या होगा? अगला दिन सुबह कहीं हो ही, अगले दिन सुबह वापस वर्कर्स आ जाएंगे, 10 घंटे की वर्किंग। ठीक है। अर्ली मॉर्निंग 8 AM। अब क्या करेंगे? जाएंगे नया कपड़ा इशू करा के लेंगे। वो जो शर्ट कटा हुआ पड़ा हुआ है ना सबकी टेबल्स पे, उसको पहले वो क्या करेंगे, स्टिच करेंगे। तो अगले 2 घंटे में क्या होने वाला है, अगले 2 आवर्स में क्या होने वाला है? शर्ट बन जाएंगे। बोलो यार। ये अपना रॉ मटेरियल, ये फैक्ट्री प्रोडक्शन, ये फिनिश गुड्स। अब बताओ ये 2 घंटे में ही क्या होगा पता है? यहाँ 4 शर्ट मैन्युफैक्चरिंग होके आ जाएंगे। अब क्या होगा बताओ? अब यहाँ पे 4 घंटे में यहाँ पे क्या होगा?
2-2 मीटर कपड़ा सब इशू करवाएंगे, तो कितना 8 मीटर कपड़ा इशू करवा लेंगे, और अगले 4 आवर्स में बना के 4 शर्ट यहाँ पे आ जाएंगे, या 8 शर्ट, 4 शर्ट, क्यों 4 क्यों, एक शर्ट में 2 मीटर है। फिर बताओ ये कितनी बजी रहे यहाँ पे, 10 AM, बोलो 10 AM के बाद ये क्या है, 2 PM, फिर 2 PM पे जाके फिर क्या करेंगे, 8 मीटर शर्ट और इशू करा लेंगे, 4 ये 6 PM हो गया। तो ये अगले 4 आवर्स में क्या होगा, 4 शर्ट और आ जाएंगे। अब बताओ क्या यहाँ कोई वर्क इन प्रोग्रेस है, नहीं है। अब अगर मैं दूसरे दिन की कॉस्ट शीट बनाऊं, मेरे समझाने की स्पीड थोड़ी सी फास्ट है, ये मानते हुए कि आपको समझ में आ रहा है। तो मटेरियल कंज्यूम, चलो बताओ क्या नाम है तुम्हारा, भाई थी, क्या नाम था, विदुषी, आगे भाई थी, विदुषी, ओके। कितना मटेरियल कंज्यूम हुआ सेकेंड डे, 16 मीटर या यूनिट जो भी आप बोलो, इंटू 100, 1600 का। अब कोई समझ पा रहा है कि शर्ट तो टोटल कितने बने, 12, बोलो यार, शर्ट बने 12, ये 12 शर्ट का मटेरियल कॉस्ट है क्या, एक शर्ट पे 2 मीटर कपड़ा लगता है, 1 मीटर कपड़े का कॉस्ट 100 है, तो एक शर्ट का मटेरियल कॉस्ट तो 200 हुआ ना। तो 12 शर्ट बने, दूसरे दिन 12 शर्ट बने, पर 12 शर्ट का मटेरियल कॉस्ट देखा जाए तो 2400 होता है। ये तो मटेरियल कंज्यूम कितना है, 1600 ही है, बोलो यार। अब लफड़ा क्या हुआ पता है, जो ओपनिंग में जो 4 शर्ट वर्क इन प्रोग्रेस थे, उसमें मटेरियल तो पहले ही लग गया, तो सेकेंड डे तो उनपे मटेरियल लगा ही नहीं, इसलिए वो मटेरियल कॉस्ट में आ नहीं रहा है। वो 4 शर्ट जो ओपनिंग में क्या थे, वर्क इन प्रोग्रेस थे, वो फिनिश गुड्स में तो कन्वर्ट हो गए, लेकिन उनपे मटेरियल का एक्सपेंस नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि वो ऑलरेडी पहले ही हो गया था, बोलो। अब लेबर एक्सपेंस में भी लफड़ा है, वर्कर कितने, 4, डेली कितना काम करते हैं, 10 घंटे, इंटू 100 रुपए के हिसाब से लेबर कॉस्ट कितनी होगी, 4000। अब ये मेरे लिए प्राइम कॉस्ट हो गया। अब बताओ क्या ये 5600 जो प्राइम कॉस्ट है, क्या ये 12 शर्ट की प्राइम कॉस्ट है, तो मतलब 4 आधे और 8 पूरे। अबे 4 शर्ट की तो आधी लेबर कॉस्ट है, और 8 शर्ट की पूरी कॉस्ट है। तो अब कैसे बनाए इसको, अपन ने अगले दिन मैन्युफैक्चरिंग कितना किया, 12 शर्ट किया ना, तो अपने को तो 12 शर्ट की कॉस्ट चाहिए, जबकि ये तो 12 शर्ट की कॉस्ट है ही नहीं, क्यों, क्योंकि ओपनिंग WIP पे जो खर्चा ऑलरेडी पहले हो चुका है वो तो इसके अंदर है ही नहीं। इसके अंदर क्या है, जो ओपनिंग WIP के 4 शर्ट थे उसमें बची हुई जो कॉस्ट लगी वो इसके अंदर है। तो वो 4 शर्ट की जो ओपनिंग WIP की जो कॉस्ट पहले ही लग चुकी है, वो मुझे यहां पे क्या होगी, ऐड करनी पड़ेगी, कितनी, 1600। अब ये जाके तुम्हारी क्या होगी पता है, 12 शर्ट की प्रोडक्शन कॉस्ट आएगी 7200। नहीं आया, आ गया, बोलो। मतलब सीधा देखो, मेरे को क्या लगता है, WIP क्या होता है पता है, ईयर एंड पे ऐसा प्रोडक्ट जो पूरा नहीं बना, तो वो बनाने के लिए नेक्स्ट पीरियड में कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, तो उसकी कॉस्ट भी कैरी फॉरवर्ड हो जाती है। नहीं आया, अगर पर्टिकुलर किसी पीरियड में आपने कोई प्रोडक्ट 80% बनाया, तो 80% खर्चा तो इस पीरियड में हो गया उस पे, अब बचा हुआ 20% कब होगा, अगले पीरियड में। तो कॉस्ट कब निकालोगे, फर्स्ट पीरियड में निकालोगे या सेकेंड पीरियड में, सेकेंड पीरियड में, जब वो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होगा तभी निकालूंगा ना।
तो मैं क्या करूंगा पता है, फर्स्ट पीरियड में जितना भी खर्चा हुआ उसको फर्स्ट पीरियड में से माइनस करके सेकेंड पीरियड में क्या करूंगा, ऐड कर दूंगा जहां ऑलरेडी उसकी रिमेनिंग कॉस्ट है। भाई 80% एक पीरियड में कंप्लीट हुआ और 20% अगले पीरियड में कंप्लीट हुआ है, तो मुझे सिर्फ यही तो करना है, 80 + 20 तो करना है। तो 80 + 20 करने के लिए उसको फर्स्ट पीरियड में से तो माइनस करो और उसको सेकेंड पीरियड में ऐड करो, तो वो जब फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होगा तब उसकी कॉस्ट आ जाएगी। नहीं आया? आया तो बढ़िया, नहीं आया तो कोई बात नहीं, होता है। ठीक है, बोलो। अब एक और ट्रीटमेंट, तो ये तो समझ गए ना कि क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी माइनस क्यों कर रहे हैं। क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ऊपर जो तुमने मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस जो भी लिखे हुए हैं उसके अंदर वो एक्सपेंस क्या है, एरिड है, इसलिए मैंने वहां से उसको हटाया और नेक्स्ट पीरियड में उसको क्या करते हैं, ऐड करते हैं। क्यों ऐड करते हैं, क्योंकि नेक्स्ट पीरियड का जो ओपनिंग डब्ल्यूआईपी है जिसका लेवल ऑफ कंप्लीशन ऑलरेडी 80% है, अगर तो वो 80% का जो खर्चा है ना वो नेक्स्ट पीरियड में मटेरियल, लेबर में एडेड नहीं है, नहीं है, इसलिए उसको वापस क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो वो 20 + 80 100% हो जाता है, कैरी फॉरवर्ड हो गया। तो जैसे WIP वर्क इन प्रोग्रेस एक पीरियड से दूसरे पीरियड में कैरी फॉरवर्ड होता है, उसकी कॉस्ट भी कैरी फॉरवर्ड हो जाती है। तो वो जिस पीरियड में 80% खर्चा हुआ है उसमें से माइनस करके उसको नेक्स्ट पीरियड में जब वो बनेगा तब उसमें 20% में ऐड बैक कर देंगे। ये फंडा होता है नॉर्मली। ठीक है, बोलो। अब क्या होता है देखो, फिनिश गुड्स के ओपनिंग क्लोजिंग को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं, शायद समझ में आ जाए, नहीं आया तो कोई बात नहीं, फॉर्मेट में होता है। अगर मान लो मैंने पर्टिकुलर किसी पीरियड में प्रोडक्शन किया, देखो यहां कोई भी चीज बिना लॉजिक के होती नहीं है, हर चीज का कुछ ना कुछ लॉजिक होता है। तो वो लॉजिक समझ में आएगा तो लंबे टाइम तक याद रहेगा। अब जिसको WIP का एडलेस कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो उसको कॉस्ट शीट में समझ में आएगा कि मैं माइनस क्यों कर रहा हूं, मैं प्लस क्यों कर रहा हूं, तो थोड़ा इजी रहेगा। इवन कि बिना जाने ही प्लस माइनस कर रहे हैं, इससे अच्छा तो जान के प्लस माइनस करना, तो ही है प्लस माइनस, जान के करो भी क्यों कर रहे हैं। अब मैंने प्रोडक्शन किया 10,000 यूनिट का और मैंने सेल किया 6,000 यूनिट का, ठीक है, मेरे पास ओपनिंग स्टॉक नहीं है कोई भी। अब आप एक चीज बताओ, रफली अगर तुम्हारे सामने कॉस्ट शीट बनाऊं, लास्ट में जाके क्या लिखते हो, सेल। अब मेरी सेल अगर 6,000 यूनिट की हुई है तो तुमको नहीं लगता कॉस्ट ऑफ सेल, थोड़ा फील करना, थोड़ा सा कॉस्ट ऑफ सेल क्या, अभी तो कॉस्ट ऑफ सेल भी तो 6,000 यूनिट की होनी चाहिए ना। भाई मैं रिवर्स लेके जाता हूं, रिवर्स, अगर मैंने 6,000 यूनिट सेल की है तो मेरे को फाइनली कॉस्ट भी 6,000 यूनिट की होनी चाहिए ना, तभी तो 6,000 यूनिट की कॉस्ट 6,000 यूनिट की सेल से कंपेयर होगा तो प्रॉफिट आएगा। तो अपन क्या बोलते हैं, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस। कोई बता सकता है ये एक्सपेंस कितनी यूनिट पे हो रहा है, 10,000 यूनिट्स पे। फिर ऐड कर रहे हो तुम फैक्ट्री ओवरहेड्स, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, ये भी कितने पे हुआ। तो ये जो फैक्ट्री कॉस्ट है ये कितनी यूनिट की है, 10,000। फिर तुम इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन, ये भी कितने यूनिट पे हुआ, 10,000। तो मैं इसको क्या बोलूंगा, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ 10,000 यूनिट्स। अब ये तो यहां तक जो स्टेटमेंट में आया ये तो 10,000 यूनिट की कॉस्ट है, पर मेरे को तो 10,000 यूनिट की कॉस्ट चाहिए ही नहीं, मैंने तो बेची कितनी है, 6,000। तो मेरे को नीचे जाते जाते तो 6,000 यूनिट की कॉस्ट चाहिए ना, तो क्या करोगे, ये 10,000 यूनिट की प्रोडक्शन कॉस्ट है, अपने इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग इसमें से 4,000 यूनिट की प्रोडक्शन कॉस्ट हटा दो, तो अब क्या होगा बताओ, 10,000 यूनिट की प्रोडक्शन कॉस्ट में से 4,000 यूनिट का प्रोडक्शन कॉस्ट क्या करोगे, ऐड कर रहे हो, माइनस कर रहे हो, तो माइनस कर रहे हो तो अब ये क्या हो गया,
कैन वी से प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितने यूनिट का? 6000 यूनिट का। और इसमें तुम अपना सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ऐड कर दो। कोई समझदार बताओ, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कितने पे हुआ? 6000 पे। तो जैसे ही तुम्हारा प्रोडक्शन कॉस्ट आया कितने यूनिट का? 6000 का, उसमें 6000 यूनिट का सेलिंग एक्सपेंस ऐड करो तो वी कैन से कि दिस इज कॉस्ट ऑफ सेल। बोलो। अब ये फिनिश गुड्स जो इस साल का क्लोजिंग है, ये कैरी फॉरवर्ड होके नेक्स्ट ईयर क्या होगा? ओपनिंग बनेगा, तो ये नेक्स्ट ईयर में क्या होगा? ऐड हो जाएगा। तो ओपनिंग ऐड होता है, क्लोजिंग लेस होता है, जस्ट टू फाइंड आउट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अच्छा मुझे बताओ, अगले साल मेरे पास 4000 का ओपनिंग स्टॉक है, मैंने 16000 यूनिट और प्रोड्यूस किए, और मैंने 12000 यूनिट क्या किया? सेल कर दिया। या यूं कह लो कि मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक है 8000 का। कोई समझदार जिसने आज तक ढंग से पढ़ाई की हो, सेल कैसे निकालते हो? ओपनिंग प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग। 4000 का ओपनिंग स्टॉक था, 16 और प्रोड्यूस किया। हाँ, 4000 का ओपनिंग तो 16 और प्रोड्यूस किया, टोटल अवेलेबल कितना हो गया? हाँ, अवेलेबल हो गया 20। 20 में से अभी भी कितना पड़ा हुआ है? 20 में से अभी भी मेरे पास कितना है? 8 है। तो तुम क्या बोलते हो? 12 बेचा। तो आप क्या करो, जो तुम्हारा 16000 का प्रोडक्शन कॉस्ट है, उसमें तुम 4000 की प्रोडक्शन कॉस्ट क्या करो? ऐड कर दो, और उसमें से 8000 का प्रोडक्शन कॉस्ट माइनस कर दो, तो ये कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। बोलो। तो वो फिनिश गुड्स का जो एडजस्टमेंट होता है ना, वो प्रोडक्शन कॉस्ट से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फाइंड आउट करने में होता है। आया? लिखो। कॉस्ट शीट। कब बना रहे हैं कॉस्ट शीट? इन द प्रेजेंस ऑफ इन्वेंट्रीज। पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, क्या लिखोगे सबसे पहले? डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। अब ये परचेज में अपना जो कैरीज इनवर्ड वगैरह वो सब ऐड हो जाता है। अप टू गोडाउन जितने भी एक्सपेंस होते हैं वो सब परचेज कॉस्ट में ऐड होता है। ये अपन कॉस्टिंग में आगे मटेरियल पढ़ेंगे, उसमें आ जाएगा। तो ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, फिर डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस। ऐसा बोल सकते हैं क्या, प्राइम कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस? नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते प्राइम कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस? क्योंकि इसके अंदर जो वर्क इन प्रोग्रेस है ना, उसका एक्सपेंस भी क्या है? एडेड है। इसलिए वी कैन नॉट से प्राइम कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस, ये प्राइम कॉस्ट है बस, प्लस मैन्युफैक्चरिंग या फैक्ट्री ओवरहेड्स। क्या आएगा इसको ऐड करोगे तो? ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है, अब ऐड, क्यों ऐड कर रहे हो ओपनिंग डब्ल्यूआईपी?
क्या ऊपर की कॉस्ट में जो ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस था उसकी कॉस्ट एडेड है क्या? ये ऊपर जो कॉस्ट है क्या इसके अंदर ये कॉस्ट एडेड है क्या? नहीं है, नहीं है तभी तो ऐड कर रहे हैं, एडेड होती तो थोड़ा ऐड करते हैं। माइनस माइनस क्लोजिंग WIP। आया क्या? क्या बोलेंगे इसको हम? आया क्या? अब क्या करना है, क्या बोलेंगे इसको? कैन वी से फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस? अब इसको बोल सकते हैं फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस। अब बताओ, ऐड administrative overhead related to production, add research and development costs, add क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट और ऐड प्राइमरी पैकिंग। पूरा पूरा लिख लेना। क्या बोलेंगे इसको? प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस। प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड मतलब जो हमने इस पीरियड में प्रोडक्शन किया है उसकी कॉस्ट है। अब इसमें क्या होगा, ऐड, क्या ऐड करोगे? ओपनिंग फिनिश गुड्स स्टॉक, इसको बोलते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। तुमको समझ में आ रहा है क्या लिख रहे हो? अगर मेरे पास, अच्छा 10,000 यूनिट मैंने बनाई और मेरे पास 4,000 यूनिट ऑलरेडी थी, 10,000 यूनिट मैंने बनाई तो ये 10,000 यूनिट की कॉस्ट है। चार ऑलरेडी मेरे पास थी तो अपन ने ऐड कर दिया, तो अब ये जो कॉस्ट है वो कितनी यूनिट की होगी? अरे कैसे लोग हो रहे यार, अगर मैंने 10,000 यूनिट बनाई है तो ये 10,000 यूनिट की कॉस्ट हो गई। ऑलरेडी मेरे पास 4,000 यूनिट थी तो अब ये टोटल मिला के क्या हो गया, 14,000 यूनिट की कॉस्ट हो गई ना, विच इज अवेलेबल फॉर सेल। प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल माइनस क्या करना है, माइनस क्लोजिंग फिनिश गुड स्टॉक। ये माइनस करते ही क्या आएगा, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो गया ये। अब क्या करोगे इसमें, ऐड जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड और ऐड क्या बोलेंगे इसको, कॉस्ट ऑफ सेल। और कॉस्ट ऑफ सेल में कॉस्ट ऑफ सेल में प्रॉफिट ऐड करोगे तो सेल आ जाएगा।
हो गया? नीचे कुछ नोट डालते हैं, इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट बात करते हैं। कभी सुना है ऐसा ड्यूरिंग प्रोडक्शन कोई मटेरियल स्क्रैप हो जाता है? ड्यूरिंग प्रोडक्शन कोई मटेरियल क्या होता है, स्क्रैप हो जाता है। भाई नॉर्मल है, होता है। फिर हम लोग उसको क्या करते हैं, सेल कर देते हैं। सेल करते हैं तो क्या होता है, कुछ अमाउंट रियलाइज हो जाता है। उसका क्या करोगे? उससे कॉस्ट बढ़ेगी या कम होगी, पहले तो ये बताओ। अरे कुछ स्क्रैप मिलेगा, उसको बेचोगे तो क्या होगा, कॉस्ट बढ़ेगी या कम होगी? कम होगी ना, बढ़ेगी कैसे? उससे स्क्रैप रियलाइज होगा तो कॉस्ट तो कम हो जाएगी ना। अभी न्यूज़पेपर घर पे आते हैं, ठीक है, बिल बनता है, मान लो 100, 150, 200 रुपए महीने का, 200 रुपए महीने का बिल बनता है। फिर महीने भर की रद्दी 20 रुपए में बेच देते हो तो क्या होता है, न्यूज़पेपर की कॉस्ट बढ़ जाती होगी घर पे, तो कम हो जाती है ना। हिसाब किताब लगाते तो क्या बोलते हैं, अच्छा 200 रुपए का न्यूज़पेपर आएगा, 20 रुपए रद्दी के बढ़ जाएंगे, चलो 180 रुपए की बात रहेगी। तो बहुत सी बार क्या होता है, ड्यूरिंग प्रोडक्शन कोई मटेरियल क्या होता है, स्क्रैप होता है। नॉर्मल होता है कि भाई ये स्क्रैप होगा, तो उसको रियलाइज करने से अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होती है, कम हो जाती है। तो वो यहाँ जो अपन ने प्रोडक्शन कॉस्ट कैलकुलेट की ना, ये यहाँ पे उसको अपन क्या करते हैं, माइनस कर दे। ये सब एक्सेप्शनल केसेस है, रेयरली अपने को कहीं मिलती है। पर अगर कभी मिल जाए तो आपको उसको किस में से माइनस करना है, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस में से, यहाँ पे। तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, फैक्ट्री कॉस्ट में से डिडक्ट हो जाती है। तो जो अपना फैक्ट्री में फैक्ट्री कॉस्ट जो लगा वो अपना क्या होता है, डिडक्ट हो जाता है। समझ में आया? पहली चीज तो ये। दूसरी चीज देखो, मैंने WIP यहां पे एडलेस किया है, इसका मतलब WIP का वैल्यूएशन किस पे हो रहा है पता है, फैक्ट्री कॉस्ट पे। अगर क्वेश्चन बोले कि WIP का वैल्यूएशन प्राइम कॉस्ट पे होता है, मतलब जो वर्क इन प्रोग्रेस है उसमें मटेरियल लगता है, लेबर लगता है, डायरेक्ट एक्सपेंस लगता है, फिर क्या करोगे बताओ? ये प्राइम कॉस्ट के बाद में एडजस्ट करना पड़ेगा। बोलो। तो एक पॉइंट तो ये कि अगर स्क्रैप सेल होता है, उससे कोई अमाउंट रियलाइज होता है, देन द सेम विल बी रिड्यूस फ्रॉम द फैक्ट्री कॉस्ट। दूसरी चीज, अगर WIP का वैल्यूएशन प्राइम कॉस्ट पे होता है, तो फिर प्राइम कॉस्ट के बाद उसको क्या होगा, एडलेस करना पड़ेगा। बोलो। तीसरी चीज, यहां पे कुछ एक्सपेंसेस और कुछ इनकम कंसीडर नहीं होती है, जो प्योरली फाइनेंशियल नेचर की होती है। अपन क्या पढ़ रहे हैं, फाइनेंशियल अकाउंट या कॉस्ट अकाउंट? अच्छा चलो, डिविडेंड रिसीव हुआ, इंटरेस्ट रिसीव हुआ, डिविडेंड एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, हमने कहीं पैसा इन्वेस्ट कर रखा है और उस इन्वेस्टमेंट में मुझे क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है या डिविडेंड मिल रहा है, बताओ क्या करोगे कॉस्ट शीट में उसका? कुछ नहीं होगा, उसका कॉस्ट से कोई रिलेशन नहीं है। तो ये जो होता है ना, डिविडेंड देना, मतलब एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, ट्रांसफर टू रिजर्व, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, उसका कोई रोल नहीं है। इनकम टैक्स कोई रोल नहीं है। बोलो। तो कुछ इनकम और एक्सपेंस ऐसे होते हैं जो प्योरली फाइनेंशियल नेचर के हैं, तो उनको फिर हम लोग कॉस्ट शीट में कंसीडर नहीं करते। तो जैसे इंटरेस्ट एक्सपेंस हो गया, फाइनेंशियल चार्ज है। ये तुम्हारा जो होता है ना, गुडविल रिटर्न ऑफ, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस रिटर्न ऑफ, ये सब क्या है, ये सब प्योरली फाइनेंशियल एक्सपेंसेस जो यहाँ कंसीडर नहीं होते हैं। अब इंटरेस्ट पे दो थॉट्स हैं, कुछ बोलते हैं कि इंटरेस्ट को ऐड करना चाहिए, कुछ बोलते हैं कि इंटरेस्ट को ऐड नहीं करना चाहिए। क्यों? फाइनेंशियल चार्जेस है, उसका प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है। इसी तरह से बेड डेट्स पे भी दो थॉट्स हैं, कुछ बोलते हैं कि बेड डेट्स को ऐड नहीं करना चाहिए कॉस्ट में, कुछ बोलते हैं बेड डेट सेलिंग एक्सपेंस है। अब आप मुझे बताओ, क्या बेड डेट सेलिंग एक्सपेंस है? एडवर्टाइजमेंट सेल के लिए करते हैं कि भाई एडवर्टाइजमेंट करेंगे तो सेल होगा। आप बताओ, क्या बेड डेट्स करोगे तो सेल होगा क्या, या सेल होने की वजह से बेड डेट्स होता है? तो जनरली कुछ लोग बोलते हैं बेड डेट्स को क्या करना चाहिए, ऐड करना चाहिए एज ए सेलिंग एक्सपेंस, और कुछ लोग बोलते हैं कि बेड डेट्स को ऐड नहीं कर।
तो जनरली इंटरेस्ट को, बेड डेट्स को, ये सब क्या है, फाइनेंशियल चार्जेस है। अच्छा, फिक्स एसेट्स रिटर्न ऑफ, फिक्स एसेट रिटर्न ऑफ का दूसरा मीनिंग होता है डेप्रीसिएशन। तो फिक्स एसेट रिटर्न ऑफ या टूल्स रिटर्न ऑफ, दीज आर बेसिकली डेप्रीसिएशन, और डेप्रीसिएशन तो प्रोडक्शन कॉस्ट का पार्ट है ना फिर तो मैंने बोला गुडविल रिटर्न ऑफ, पेटेंट्स रिटर्न ऑफ, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस रिटर्न ऑफ, ये कॉस्टिंग में नहीं आता है। लेकिन कोई बोले फिक्स एसेट्स रिटर्न ऑफ, टूल्स रिटर्न ऑफ, तो फिर तो वो तो डेप्रीसिएशन हुआ ना। अरे बेटा, फिक्स एसेट्स को रिटर्न ऑफ करोगे तो वैल्यू क्या, डेप्रीसिएशन ही हुआ ना वो तो नीचे कुछ एक दो पॉइंट डालते हैं। नोट नंबर 1 डालो, रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ एनी स्क्रैप, realizable value of any scrap is deducted from, कहां से डिडक्ट करोगे, फैक्ट्री कॉस्ट। is deducted from factory cost। ठीक है, बोलो। सेकंड पॉइंट, जनरली WIP इज वैल्यूड एट फैक्ट्री कॉस्ट। सोच के लिखना, जनरली WIP इज वैल्यूड एट, generally WIP is valued at factory cost, but if it is given in question, but if it is given in question to valued WIP at prime cost, क्या करोगे? If it is given in question to value WIP at prime cost, then WIP should be adjust, adjust मतलब adless करना, WIP should be adjust after prime cost and before factory overheads। आफ्टर प्राइम कॉस्ट एंड बिफोर फैक्ट्री ओवरहेड एक ही बात है, ठीक है। पॉइंट नंबर 3, some financial incomes, some financial income and expense some financial income and expense are not considered at the time of preparing cost sheet, are not considered at the time of preparing cost sheet। जैसे सबसे पहले लिख सकते हो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मतलब जो अमाउंट रिजर्व में ट्रांसफर होता है या रिजर्व से PNL में आता है या डिविडेंड वगैरह जो हो गया, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट लिख लिया। बोलो, और क्या लिख सकते हैं? इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट,
इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और डिविडेंड पेड, वो अप्रोप्रिएशन में आ गया, वैसे तो अलग से लिख लो और बोली तो डिविडेंड पेड। और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स एंड बोरिंग्स, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स एंड बोरिंग्स। बेड डेट्स रिकवर, बेड डेट्स रिकवर, डिस्काउंट अलाउड रिसीव। ट्रेड डिस्काउंट की बात नहीं कर रहे हैं, कैश डिस्काउंट की बात कर रहा हूं। कैश डिस्काउंट अलाउड एंड कैश डिस्काउंट रिसीव। और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, गुडविल एक्सेट्रा रिटर्न ऑफ। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस और गुडविल मतलब जो इंटेंजिबल एसेट से रिटर्न ऑफ हुआ है, वो सब कॉस्ट शीट में इंक्लूड नहीं होता। तो जनरली कुछ एग्जांपल हैं जिनको हम लोग कॉस्ट शीट में इंक्लूड नहीं करते हैं। क्यों नहीं इंक्लूड करते? फाइनेंशियल है एक्चुअली। क्या देखो, कॉस्टिंग का फंडा क्या है, खर्चा तीन में से किसी हेड में आना चाहिए। या तो फैक्ट्री एक्सपेंस होना चाहिए, या वो एडमिनिस्ट्रेटिव होना चाहिए, सेलिंग होना चाहिए। अब कोई एक्सपेंस अगर इन तीनों में से किसी हेड में नहीं आ रहा है, इसका मतलब कॉस्टिंग में कॉस्ट कैलकुलेशन में कंसीडर नहीं होता है। समझ गए? ठीक है।